पल्लवी आदित्य को लेकर गलियारे से होते हुए एक खास जगह की तरफ गई, जहां आदित्य को एक नई पावर मिलने वाली थी। चूंकि वो गलियारा बहुत लंबा नहीं था, इसलिए आदित्य और पल्लवी बहुत जल्दी ही उस जगह पहुंच गए जिसे सीक्रेट रूम कहा जाता था। ये रूम तो एक अलग ही अंदाज में बनाया गया है। इस रूम के फर्श पर काले रंग की टाइल्स लगी हुई हैं और चारों दीवारों पर भी काला ही रंग पुता हुआ है। और तो और इस रूम में न तो कोई खिड़की है और न ही कोई झरोखा है। फिर भी सब दिखाई दे रहा है। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जिससे आदित्य के शरीर पर रोंगटे खड़े हो रहे थे। आदित्य को उस सीक्रेट रूम में घुसते ही रोमांच महसूस होने लगा था, क्योंकि वह काफी पहले से ही इस तरह की किसी गुप्त और अजीबोगरीब जगह पर जाना चाहता था। आदित्य ने खुश होकर कहा, इस सीक्रेट रूम को देखकर मुझको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसी शानदार बिल्डिंग के अंदर इस तरह का कोई गुप्त कमरा भी हो सकता है। तभी पल्लवी बोली, इस रूम को जरूर ही बहुत पेशेंस और एक लंबे इंतजार के बाद बहुत सोच समझ के बनाया गया है। इस सीक्रेट रूम में तो मुझे कुछ अजीब सी ग्रेविटी या अजीब सी डेंसिटी भी महसूस हो रही है। इस फीलिंग के कारण आदित्य को लगा कि जैसे उसकी सारी सेंस खत्म हो गई है। यार, मुझे तो ना कुछ महसूस हो रहा है और न ही कुछ सुनाई आ रहा है। यहाँ तक कि मैं अपने सामने खड़ी पल्लवी की प्रेजेंस भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। आदित्य को लग रहा था कि जैसे वो एक पत्थर की मूर्ति बन गया है। उसकी खुली हुई आंखें पल्लवी को सिर्फ देख रही थी, लेकिन उनमें पल्लवी के लिए कोई पहचान नहीं थी। ये सब उस सीक्रेट रूम के माहौल के कारण ही हो रहा था। आदित्य की ऐसी हालत देखकर पल्लवी डर गई। आदित्य, इस जगह पर बहुत सारे हथियार रखे हुए हैं। सारे ही हथियार एक से बढ़कर एक हैं। इनमें से जो भी हथियार तुम लेना चाहो ले सकते हो। पल्लवी ने उस कमरे के खास जगह की ओर अपनी उंगली से इशारा किया, जहां पर युद्ध में काम आने वाले हर तरह के बहुत सारे हथियार रखे हुए थे। हालांकि वे सारे हथियार किसी सेफ्टी में न होकर यूं ही जमीन पर ऑर्डिनरी तरीके से पड़े हुए थे। उन सभी हथियारों के ऊपर या नीचे उनके नाम के टैग्स लगे हुए थे। आदित्य, आर यू लिसनिंग टू मी? जब पल्लवी ने आदित्य को हथियार लेने को कहा, तो आदित्य, जो अब तक मूर्ति बना खड़ा हुआ था, अचानक से सचेत हुआ और बिना देर करते हुए तुरंत उस जगह पर जाकर हथियारों को देखने लगा। वाह! आदित्य ने जब एक साथ इतने हथियार देखे तो उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। आदित्य की आंखें हैरानी से फैल गईं। आदित्य थोड़ा संभला तो पल्लवी से बोला, माय गॉड, तुम्हारे पास तो बहुत सारे हथियार हैं। ये सुनकर पल्लवी ने घमंड में गर्दन घुमाई। पल्लवी ने कहा, हाँ तो तुमने मुझे समझ क्या रखा है? Who do you think I am? पल्लवी की घमंड में ऐठी गर्दन देखकर एक पल को आदित्य शॉक्ड रह गया। कहीं ये लड़की मुझे धोखा तो नहीं दे रही? हालांकि पल्लवी का ऑरा बहुत सुपीरियर था और उसकी पावर इतनी हाई थी कि आदित्य को ये तय करना मुश्किल हो रहा था कि पल्लवी धोखेबाज है या वो खुद मूर्ख है। आदित्य मन ही मन सोचते हुए, यही पल्लवी थी जिसने मुझे ब्लैक बॉक्स यूनियन ज्वाइन करने के लिए कहा था। तब पल्लवी ने खुद अपने हाथ से एक खास तरह का हथियार मुझको दिया था। इसी कारण मुझे लगा था कि पल्लवी खुद मुझको ब्लैक बॉक्स यूनियन ज्वाइन करवाना चाहती है, लेकिन आज मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। दरअसल अब तक आदित्य को ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर पल्लवी उसे यूनियन में ज्वाइन क्यों करना चाहती थी। वैसे तो मेरे अंदर बहुत सारी सुपर पावर्स हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ब्लैक बॉक्स यूनियन में मेरे मुकाबले एक से बढ़कर एक हथियार बनाने वाले एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मैं तो उन सबके सामने सिर्फ एक बच्चा हूँ। अभी आदित्य को नोवेल के माध्यम से आगे क्या होने वाला है, इसका कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था। आदित्य तो पल्लवी को पहचान भी नहीं पा रहा था कि आखिर पल्लवी है कौन। यार, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। उस नॉवल में अब तक पल्लवी नाम की कोई लड़की नहीं आई थी। मैं सिर्फ इमेजिन ही कर सकती हूँ कि पल्लवी जरूर ही नॉवल की कहानी की कोई साइड कैरेक्टर है, लेकिन डेफिनेटली बेहद बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनियन जिसका नाम ब्लैक बॉक्स यूनियन है उसे बिलोंग करती है। आदित्य कुछ सोचते हुए, लेकिन पल्लवी की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि पल्लवी अब तक नॉवल के हीरो रुद्र के साथ न तो मिली है और न कभी रुद्र के साथ पल्लवी का इंटरेक्शन हुआ है।
आदित्य खुद से ही सवाल करता हुआ खुद से ही जवाब देता। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरा तो ऑरा भी बहुत बड़ा नहीं है। इनफैक्ट एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले तो बहुत ही कम है। साथ ही अभी तो मेरी उम्र भी बहुत कम है। मेरी कम उम्र को देखकर पल्लवी ये इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मेरे पास कोई अबनॉर्मल पावर्स हैं या अबनॉर्मल एबिलिटीज हैं, और न ही मैंने अब तक पल्लवी को अपनी कोई पावर दिखाई है। हालांकि आदित्य की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी आदित्य ने पल्लवी के सामने आज तक कुछ भी अफलातून काम करके नहीं दिखाया था। आदित्य ये तो समझ चुका था कि उसे यूं ही तो इतनी बड़ी यूनियन ज्वाइन करने का इनविटेशन नहीं मिला होगा। पता नहीं मुझे कोई क्लू क्यों नहीं मिल पा रहा। इस यूनियन को ज्वाइन करना मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। आदित्य को गहरी सोच में डूबा देखकर पल्लवी ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। आदित्य, शायद तुम्हें मालूम हो कि जिंदगी में बहुत सारे मोमेंट्स या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता। उन परिस्थितियों में सिर्फ फ्लो के साथ बहते रहना चाहिए और अपने आप को आने वाली हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते रहना चाहिए। आदित्य जोर से हंसा और बोला, You mean to say go with the flow, right? आदित्य ने पल्लवी को इतना बोलकर ध्यान से देखा, फिर अपने आप से कहा, मैं ये भी जानता था कि मैंने जिंदगी में जो चाहा मुझे हमेशा कुछ अलग ही मिला है, इसलिए इस बार भी मैं खुद को हर तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। आदित्य के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थीं। साथ ही आदित्य हथियारों पर भी नजर घुमाता जा रहा था। उन हथियारों की बनावट और स्ट्रेंथ देखकर आदित्य को विश्वास हो गया था कि वे सारे हथियार 100% रियल हैं। चलो अच्छा है, यहाँ पर जो भी वेपन रखे हैं उनके साथ उनका डिस्क्रिप्शन भी है। अब आदित्य धीरे धीरे हर एक हथियार देखता जा रहा था और उन पर लगे टैग पर उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ता जा रहा था। यहाँ जो अलग अलग तरह के हथियार रखे हुए हैं उनमें से जो सबसे पहला हथियार है वो उठाकर देखता हूँ। आदित्य ने जैसे वो हथियार उठाया वो बेहद धारदार था और उसके दोनों तरफ से वार किया जा सकता था, जबकि दूसरा हथियार फरसे के आकार का था। ये खास करके डिफेंस के लिए बनाया गया है। हालांकि इसकी मेकिंग और शाइन देखकर लग रहा है कि यह हथियार बहुत पुराना होगा। उसके टैग पर उसे इस्तेमाल करने वालों के भी ढेर सारे नाम लिखे हुए हैं। वहां लोहे का बना एक हैकशॉ जैसा हथियार भी था, जिससे बड़े बड़े पेड़ काटे जा सकते थे। मेरे पास में ही एक स्टोन हेड हैमर भी रखा हुआ है, जो कि किसी भी बड़ी से बड़ी और मजबूत से मजबूत चीज को फोड़ सकता है। यदि ये किसी इंसान को मारा जाए तो उस इंसान की हड्डियों का तो चूरा बन सकता है। तभी आदित्य का ध्यान वहीं एक दुधारी कटार पर गया, जो यदि किसी के पेट में घुसाई जाए तो उसकी आंतड़ियां खिंचती हुई बाहर आ जाती। उस कटार पर पुराने जमे खून के निशान अभी भी मौजूद थे। ये सारे हथियार देखकर आदित्य थोड़ा उदास हो गया। मुझे ये सब हथियार नहीं चाहिए। हालांकि ये सभी बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसा हथियार चाहिए जो मैं अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकूं और किसी को भी पता न चले कि वो एक हथियार है, क्योंकि यहाँ जितने भी हथियार रखे हैं वो बहुत ही बड़े और चमकीले हैं, जो दूर से ही देखे और पहचाने जा सकते हैं। पल्लवी दूर खड़े होकर आदित्य को देख रही थी। अब आदित्य ने उन भारी भरकम हथियारों से अलग दूर रखे दूसरे हथियारों को देखना शुरू किया। पता नहीं मुझे मेरी पसंद का हथियार कब मिलेगा। आदित्य को दिखने में बहुत ही ऑर्डिनरी लेकिन बहुत इफेक्टिव हथियार की तलाश थी। आदित्य ने काफी समय लगाने के बाद सिर्फ 3 हथियार उठाए, जिनको देखकर पल्लवी ने आंखों ही आंखों में आदित्य की तारीफ की। आदित्य, तुम्हें मालूम है ये तीनों ही हथियार अफलातून हैं। इनमें पहला हथियार है क्वांटम डार्कनेस, जिसका काम भी अपने नाम के हिसाब से ही है। ये तय है कि क्वांटम डार्कनेस जिसके भी पास होगा वो बहुत आसानी से डार्कनेस को कंट्रोल कर लेगा और उस डार्कनेस में ओपोनेंट को पता चले बिना अपने टैलेंट और पावर को भी आजमा सकेगा। लेकिन ये सब कारनामे इस हथियार के मालिक पर डिपेंड करेंगे। पल्लवी की बात पर आदित्य ने हामी में सिर हिलाया। इस पर पल्लवी ने आगे कहा, दूसरा हथियार है सोलर शू। ये हथियार एक खास तरह के जूते हैं जो देखने में तो साधारण जूतों की तरह ही हैं, लेकिन ये सोलर एनर्जी पर चलते हैं और यदि इन जूतों को सनलाइट में एक्सपोज किया जाए तो ये अपने मालिक की स्पीड 1000 गुना बढ़ा सकते हैं। ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करके ये जूते लाइट की स्पीड से भी चल सकते हैं।
अभी पल्लवी ने तीसरे हथियार की तरफ इशारा किया ही था कि चहकते हुए आदित्य ही बोल पड़ा। ये जो तीसरा हथियार है उसका नाम है फ्लाइंग हेलमेट। ये हथियार अपने मालिक को उड़ने की पावर देता है। जो भी इस हेलमेट को पहनता है वो उड़कर बहुत ही कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। यदि उसके आसपास हवाई युद्ध में चलने वाले हथियार हों तो उन हथियारों से भी ये हेलमेट अपने मालिक को आसमानी से बचा सकता है। जल्दी जल्दी बोलने के बाद आदित्य ने कनखी से पल्लवी की तरफ देखा और फिर एक फीकी सी स्माइल पास की। कुछ देर तक आदित्य तीनों हथियारों को छू छू कर देखता रहा। ये तीनों ही हथियार गजब के हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये तीनों मुझे नहीं मिल सकते। मुझे इनमें से कोई एक ही सिलेक्ट करना होगा। इसलिए बहुत सोच विचार करने के बाद आदित्य ने उन तीनों हथियारों में से एक खास हथियार की तरफ देखकर पल्लवी से कहा, I want this one. मुझे ये हथियार चाहिए। आदित्य के हथियार सेलेक्ट करने की एबिलिटी को देखकर पल्लवी ने फिर से आंखों ही आंखों में आदित्य की तारीफ की। तुम अपना हथियार ले चुके हो, अब मेरे साथ चलो, क्योंकि अब तुम ब्लैक बॉक्स यूनियन के ऑफिशियल मेंबर बन चुके हो। इस प्रेस्टिजियस यूनियन के मेंबर होने के नाते तुम्हें कुछ बातें याद रखनी होंगी जिन्हें तुम हमारे नियम भी कह सकते हो। पल्लवी ने ये बात बहुत सीरियस टोन में कही और उस सीक्रेट रूम से बाहर निकल गई। आदित्य भी उसके पीछे चल पड़ा। अब आदित्य और पल्लवी दोनों ही उस आलीशान बिल्डिंग के आलीशान ऑफिस में पहुंच चुके थे। ऑफिस के अपने रूम में पहुंचते ही पल्लवी अपनी ही डेस्क पर बैठ गई। पल्लवी के लंबे काले बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। एक सवाल है जो मुझे परेशान कर रहा है। पल्लवी, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि इस यूनियन का मेंबर बनने के लिए अभी मेरी उम्र बहुत कम है? नहीं, हमारी ओझा तांत्रिकों की कम्युनिटी में एज इज जस्ट अ नंबर। हम यदि चाहें तो अपनी जिंदगी को हजारों साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं और अपनी यूथ को भी मेंटेन कर सकते हैं। ओह, अच्छा। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इस यूनियन को ज्वाइन करने वाला जो सबसे छोटा मेंबर है, उसने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही अपनी एबिलिटीज और अपनी पावर का लोहा मनवा लिया था। तो तुम इतने भी छोटे नहीं हो। ये सुनकर आदित्य चुप हो गया। वो समझ गया था कि ओझा और तांत्रिक लोग एक ऑर्डिनरी इंसान की जिंदगी नहीं जीते, बल्कि वे जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे उनकी जिंदगी उतनी ही लंबी होगी। आदित्य अपने आप से कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन पल्लवी ने मुझे ही क्यों चुना? क्या है इसका मिशन? आदित्य जानता था कि अघोरी कबीले के लोग आम लोगों से स्पेशल होते हैं और आदित्य आम लोगों से कुछ तो अलग था। आदित्य, तुम जो चाहे ले सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या पसंद करोगे। आदित्य ने देखा कि पल्लवी के डेस्क में डिफरेंट टाइप्स के गैजेट्स थे, जिनमें से कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डेवलप थे। आई एम इम्प्रेस्ड पल्लवी। आपकी यूनियन एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेटेड कर रही है। यह सबसे अच्छी बात है। मुझे काफी कुछ नया मिलने वाला है, ऐसा लग रहा है। यस आदित्य, राक्षस खुद को एडवांस टेक्नोलॉजी से काफी पावरफुल बना सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा उनसे आगे सोचना चाहिए। ये ठीक कह रही हो। पल्लवी ने अपने डेस्क से एक चिप निकाली और उसे उलट पलट कर देख कुछ सोचने लगी। फिर आदित्य की तरफ देखा। इधर देखो आदित्य, ये माइक्रो चिप तुम्हारे लिए है। आदित्य ने पल्लवी के हाथ से वो चिप ले ली। फिर देखा कि काले चिप पर सी लिखा था। ये किस लिए है पल्लवी? तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए। ये सुनते ही आदित्य चौंक गया। उसे पल्लवी पर शक होने लगा। बॉडी में क्यों? हाँ, बताओ, क्या तुम इस चिप को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना चाहोगे? लेकिन ये करना तो काफी खतरनाक होगा। मुझे ऐसा नहीं करना। आदित्य पल्लवी की बात पर हैरान था। खुद के शरीर में चिप को लगवाना सुनना ही कितना खतरनाक था। ऐसा तो आदित्य ने अपने पिछले जन्म में किसी इंसान के शरीर पर ऐसा स्टूपिड प्रैक्टिकल होते नहीं देखा। बच्चों की तरह तो मत डरो आदित्य। ये चिप आपके नसों में जाकर आपके ब्लड सिग्नेचर को यूनियन में रजिस्टर कर देगी, जो आपके डेटाबेस को कलेक्ट कर यूनियन के वर्चुअल नेटवर्क से कनेक्ट करने में मदद करेगी। इतना ही नहीं, ये छोटी सी चिप यूनियन के प्रति तुम्हारी वफादारी को साबित करेगी। आदित्य अभी भी संकोच में था। शरीर के अंदर चिप को इंजेक्ट कराना मतलब दर्द को सहन करना। उसके चेहरे पर टेंशन को देखकर पल्लवी मन ही मन हंस रही थी।
कितना डरपोक है ये, छोटे बच्चे की तरह हरकतें कर रहा है। जबकि आदित्य सोच रहा था कि किसी भी अनजानी चीज को अपने शरीर में डालने का रिस्क लेना कहीं उसके लिए मुसीबत ना बन जाए। मुझे ये सेफ तो नहीं लग रहा। मेरी सेफ्टी का क्या है ये भी बताओ। ओ कितना डर रहे हो, बिल्कुल नन्हे बच्चे की तरह। मेरी बात ध्यान से सुनो गोलू पोलू, ये चिप तुम्हारे शरीर को काट कर नहीं डाली जाएगी। फिर ये मेरे शरीर में कैसे जाएगी भला? शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि इस चिप को हमारे एक्सपर्ट इंजीनियर्स ने बनाया है, और ये कोई एक दिन में नहीं बन गया। हमारे साइंटिस्ट के काफी मेहनत का नतीजा है ये चिप। फिर भी ऐसे किसी भी चीज को अपने अंदर लेने से पहले सोचना तो चाहिए ना। ठीक है, सोच लो ठीक से, मैं आराम से बैठी हूँ। आदित्य कमरे में घूमकर और चीजें देखने लगा। वो बार बार पल्लवी को देखता तो पल्लवी जवाब में मुस्कुरा देती थी। आदित्य अपने आप से सवाल करते हुए, मैं वाकई में एक बच्चे की तरह हरकतें कर रहा हूँ। ये लड़की मुझ पर हंस रही है। पल्लवी को आदित्य की मासूम और परेशान शक्ल अच्छी लग रही थी। उसे आदित्य को छेड़ने में मजा आ रहा था। पल्लवी जानबूझकर आदित्य को डराते हुए, ये तो सीक्रेट है, लेकिन तुम्हें बताएंगे नहीं। और अब जब तुम इस जगह आ गए हो तो ये चिप तो लगानी होगी। मुझे कुछ नहीं कराना, मैं किसी नए प्रयोग के लिए तैयार नहीं। ओ कम ऑन आदित्य, ऐसे डर कर तो योद्धा नहीं बन पाओगे। ये मामूली चिप तुम्हें एडवांस टेक्नोलॉजी से जोड़कर हमारे संगठन का एक मजबूत मेंबर बनाएगी। आदित्य को याद आया कि वो इस चिप के बारे में पढ़ चुका है। उपन्यास में इसका जिक्र था। कुछ सोचकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। वफादारी के लिए हम खुद को संगठन को सौंप दें, यही मकसद है ना आपका? कितने शक्की हो तुम आदित्य। शक करना जरूरी है। तुम्हें क्या लगता है बिना इन्फॉर्मेशन के मैं इस अजीब सी चिप को अपने अंदर इंजेक्ट कर लूं? आदित्य को शक था कि कहीं इस चिप के माध्यम से उसे कंट्रोल न किया जाए। वैसे भी गोस्ट बस्टर को ध्यान रखना ही होगा कि कहीं भी कोई उसे अपने कंट्रोल में न ले। पल्लवी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे संगठन में इतनी पावर है जो मुझे कंट्रोल कर सको। चलो ट्राई करते हैं तुम्हारे माइक्रोचिप को भी। आदित्य ने पल्लवी से चिप ले लिया और अपने बाह पर दबाया। वो आश्चर्य से देख रहा था। चिप धीरे धीरे उसकी बाह में समाने लगी। कॉस्मिक वॉइड गागी से वो साफ देख रहा था कि चिप उसकी वीन्स में बह रहा है और धीरे धीरे सिकुड़कर गायब भी हो गया। इंटरेस्टिंग, समझ गया। इसे ऐसे इसलिए बनाया गया ताकि कोई मेंबर ये चिप निकाल ना सके। बहुत होशियार हैं ब्लैक बॉक्स वाले। हमारी स्मार्टनेस पर कोई शक था तुम्हें? हाँ, थोड़ा तो है। आदित्य ने महसूस किया कि चिप अंदर जाते ही उसके शरीर में हल्की सी कंपकपी होने लगी। वो ठंड महसूस कर रहा था। कुछ महसूस हुआ आदित्य? हाँ, ठंड महसूस कर रहा हूँ। ये सुनते ही पल्लवी खुश हो गई। वेरी गुड, ऑफिशियली अब तुम ब्लैक बॉक्स यूनियन के मेंबर बन गए हो। मैं अब तुम्हें एक किट दूंगी जो मेंबर्स को शामिल होने पर मिलती है। पल्लवी ने दराज खुली और एक काला बॉक्स निकालकर आदित्य के सामने रख दिया। आदित्य ने हैरानी से उस बॉक्स की तरफ देखा, फिर पल्लवी से बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये क्या है? खोल कर देखो, तुम्हारे लिए बहुत कुछ है इसमें। आदित्य उत्सुकता से बॉक्स को खोलकर उसमें रखे सामान को देखने लगा। तभी उसकी नजर एक सिरिंज पर पड़ी। उसमें ग्रीन कलर का लिक्विड भरा था। आदित्य ने तुरंत उस सिरिंज को उठाया और उलट पलट कर देखने लगा। आदित्य की क्यूरोसिटी को देखकर पल्लवी ने कहा, ये लिक्विड अदृश्य शक्तियों ने बनाया है। ये आंतरिक ऊर्जा को जगाने के लिए हेल्प करता है। रैंडम क्वालिटी को तुमसे मिलवाएगा। कौन सा एब्स्ट्रैक्ट है और कहाँ से निकाला गया है? पल्लवी रूम में चहलकदमी कर रही थी। वो आदित्य की बात सुनकर सोच में पड़ गई। कहाँ से निकाला और कौन सा है इसकी जानकारी मुझे नहीं, बस इतना समझ लो ये तुम्हें और पावर देगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी कौन सी स्पेशल क्वालिटी जागेगी? ये मैं नहीं बता सकती, बस इतना कह सकती हूँ कि इस लिक्विड को हमारी फेडरेशन के बहुत ही काबिल कारीगरों ने बनाया है। वैसे ये तो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्पेशल पैक मिले। आदित्य ने अपनी गर्दन हिलाई जैसे कह रहा हो, सब समझ गया हूँ। वो दूसरी चीजें देखने लगा। तभी पल्लवी ने उसके हाथों में एक स्मार्टफोन दिया। आदित्य उस फोन को देख खुश हो गया और बोला, अब ये क्या है? स्मार्टफोन? ये मैं जानता हूँ। मुझे पूछना है कि स्मार्टफोन मुझे क्यों दिया जा रहा है? तुमसे कांटेक्ट रखने के लिए। वैसे देख रही हूँ कि इसे देखकर तो काफी खुश हो गए आदित्य। तुम्हारे चेहरे पर कोई डर नजर नहीं आ रहा है।
मैं नहीं डरता किसी से। हाँ देखा मैंने, जब तुम्हारे हाथ में दी तब कितने रिलैक्स थे तुम। आदित्य शर्मा कर कुछ नहीं बोला। वो स्मार्टफोन उलट पलट कर देखने लगा। फिर आदित्य ने पल्लवी से पूछा, मुझे ये बताओ कि इसका इस्तेमाल करना कैसे है, मतलब खास सिचुएशन में या नॉर्मली हमें इसे यूज कर सकते हैं। पल्लवी ने फोन अपने हाथ में लिया और उसकी फंक्शन बताने लगी। आदित्य देख रहा था कि फोन अभी बंद था। पल्लवी ने हंसते हुए कहा, ये नेचुरल है, ऐसे क्यों बोल रही हो? पल्लवी ने मुस्कुराकर आदित्य को देखा और एक एनवलप निकालकर उसमें से एक पेपर निकाला। ये दिखने में एक नॉर्मल स्मार्टफोन है, लेकिन इसके फंक्शंस कुछ अलग हैं। मैं एक एक्सेस कोड देने वाली हूँ जो इस स्मार्टफोन को एक्टिव करेगा। ओके, ये काफी मजेदार है। पल्लवी ने आदित्य को देखा जो काफी एक्साइटेड होकर उसे देख रहा था। पल्लवी मन ही मन सोचने लगी, क्या मैं कुछ जल्दी तो नहीं कर रही? आदित्य हमारे लिए कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा? ये हर बात को बहुत ही डीपली जानने की कोशिश कर रहा है। कहीं आदित्य कोई जासूस तो नहीं? आदित्य पल्लवी की सोच से बेखबर अपने कबीले के रसूखदार ओझाओं की पावर को याद कर खुद से ही बात कर रहा था। उसके पास अब अल्ट्रा मॉडर्न गैजेट्स के साथ एक स्पेशल लिक्विड भी था। आदित्य ने मन ही मन कहा, हमारे कबीले के ओझा कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मैं उन्हें चुनौती दूं। उनकी नजर में मैं एक शक्तिहीन रायचंद हूं जिसे उसकी मां पसंद नहीं करती। ये सोचकर आदित्य का मन भर आया। वो अपने महल में अकेले नौकरों के भरोसे पला, लेकिन अपनी बुद्धि से अपने टीचर्स को सरप्राइज करता रहा। तभी उसके लिए कुछ सम्मान ओझाओं की नजर में जागा, जो कि नाकाफी था। पल्लवी उसे ख्यालों में खोया देखकर बोली, आदित्य हमारी यूनियन धोखेबाजों को छोड़ती नहीं और वफादारों के साथ हमेशा रहती है। इसलिए कुछ भी सोचने या करने से पहले याद रखना कि तुम ब्लैक बॉक्स मेंबर हो। आदित्य समझ गया कि पल्लवी के दिमाग में उसके लिए शक पैदा हो रहा है। वो पल्लवी से बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई यहाँ बहुत ज्यादा डर गया है मुझसे, जबकि अभी तक कोई मुझे डरपोक कह रहा था। किसी भी मेंबर को जोड़ने की जिम्मेदारी लेते हुए हमें देखना तो पड़ता है। वो कोई जासूस तो नहीं। वैसे तुम लग नहीं रहे हो तो टेंशन क्या करनी। चलो इस कोड को देख लो ताकि तुम्हारा फोन एक्टिवेट हो जाए। आदित्य ने देखा कि कोड जिस कागज में लिखा है वो हाथी दांत जैसा दिख रहा है। ये भी उसके लिए काफी इंटरेस्टिंग था। हाँ, देखते हैं आपके इस कोड की क्वालिटी भी। आदित्य ने पेपर में लिखा कोड देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में हलचल मच रही थी। पल्लवी का ध्यान उसकी ओर था। आदित्य को देख वो मन ही मन बुदबुदाई, तुम पर अब मेरी नजर रहेगी। एक तरफ पल्लवी आदित्य से ट्रैकर कनेक्ट करने पर खुश थी, तो दूसरी तरफ आदित्य के दिमाग में भी बहुत से सवाल घूम रहे थे, जैसे इस कोड का आखिर राज क्या है और पल्लवी के मन में क्या चल रहा है। आप भी इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें आने वाले अगले एपिसोड पर, सिर्फ कुकू FM पर।